जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन स्वातंत्रवीर सावरकर स्मारक का आभारी हूं कि आज उन्होंने 28 मई को मुझे सावरकर जन्मदिन के अवसर के ऊपर जो वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार का वितरण हो रहा है, इस फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आभारी हूं मेरे दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी, जिनकी मदद से हम मिसेस बाबू, जो कर्नल बाबू की वीर पत्नी है, उनसे कांटेक्ट कर सके। और उसके बाद जब मैंने मिसेस बाबू से बात की तो बिल्कुल उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। जब तक जनरल बख्शी का सवाल है, ये तो मेरे दोस्त है ही। इसके सिवाय मैं उनकी बारे में दो चीज़ें कहना चाहूँगा। उनका जो ब्रीफ बायोडेटा है वो मंजरी ताई आपके सामने बाद में पेश करेगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छे सोल्जर रहे हुए हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और इसके सिवाय वो बिहार रेजिमेंट के एक कर्नल रेजिमेंट थे, इसलिए उनके इतना बिहार रेजिमेंट की जानकारी किसी और को नहीं है। वो 16 बिहार इस पलटन को भी बहुत अच्छा जानते हैं और कर्नल बाबू और मिसेस बाबू से भी उनकी बहुत अच्छी पहचान है। तो इसीलिए उनकी मदद से ये फंक्शन को आगे बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिली हुई है। मैं मेरे शॉर्ट स्पीच के अंदर आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान ले जाऊंगा। एक तो लद्दाख, जो ये रणभूमि है जहाँ पे ये गलवान की लड़ाई हुई थी, यहाँ पर इसके पहले क्या हुआ। लद्दाख 1947-48 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, वहाँ पर भी एक्शन में था। उसके बाद 1962 के अंदर जो लड़ाई हुई लद्दाख में, रेजांगला के अंदर लड़ाई हुई, जहाँ पे एक परमवीर चक्र दिया गया और एक कुमाऊं बटालियन ने चाइनीज का जो एडवांस हो रहा था चुशुल की तरफ, वो रोका। इसके सिवाय दो तीन बार हमारी चाइना के साथ और झड़प हुई। एक तो 1967 के अंदर, जिसे नाथुला क्लैश या चोला क्लैश बोला जाता है, जहाँ पर एक बहुत आक्रामक सेनानी थे जनरल सगत सिंह। उन्होंने चाइनीज इंट्रूजन के ऊपर एक बहुत आक्रामक कार्रवाई की और वहाँ पे जो दो बटालियंस थी, उन्होंने 350 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा। खैर, उसकी कीमत हमें हमारे 70 वीर जवानों का खून देके देनी पड़ी, लेकिन चाइना को वो एक बहुत ब्लडी नोज दिया गया था। इसके बाद 1988 में हुआ सुमडोरोंगचू। इसके बारे में हमने पहले बातचीत की हुई है, वहाँ पर भी हमने चाइना को एक सबक सिखाया। डोकलाम जो बिल्कुल 3 साल पहले ही हुआ है, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। तो अभी मैं सीधा आ जाता हूँ गलवान वैली के ऊपर और उस समय क्या हुआ। आपको पता है कि 5 मई 2020 को चाइना ने हमारे देश के अंदर, इस लद्दाख के अंदर 4 जगह के ऊपर उन्होंने इंट्रूजन किया। और इस इंट्रूजन के अंदर 4 जगह थी। एक तो पैंगोंगसो लेक था, दूसरा गलवान था, तीसरा जो एरिया था वो हॉट स्प्रिंग, चौथा देपसांग। ये 4 जगह थी जहाँ पर वो आए थे। तो उसके बारे में हमने काफ़ी बार सावरकर स्मारक के ई व्याख्यानमाला में बातचीत की हुई है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जब ये मिलिट्री इंट्रूजन हुआ तो उसके बाद हमारी सेना ने उसको टिट फॉर टैट, यानी कि वैसे के जैसा, इस प्रकार से रिप्लाई दिया हुआ है। और बहुत शूरता के साथ चाइना को हमने एक सबक भी सिखाया हुआ है। समझ में ये आना चाहिए कि लद्दाख जो भूमि है वो ऐसी भूमि है यहाँ पे 11,000 फीट से लेकर 16-17 हजार फीट के ऊपर हाइट्स है। यहाँ इसे एक कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। कारगिल और ले इसके 2 जिले हैं। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये -35-40 डिग्री सेंटीग्रेड से वहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पे विंड चिल फैक्टर, यानी कि जो हवा का बहाव है वो इतना ज़्यादा है कि हवा 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकती है, जिससे टेम्परेचर और कम हो जाता है। यहाँ पे आने के लिए केवल अभी 2 ही रास्ते हैं। एक तो है श्रीनगर वाया जोजिला कारगिल,
वो लेह में आ जाता है और उसके बाद ईस्ट लद्दाख में चला जाता है। अभी दूसरा रास्ता बना हुआ है जो हिमाचल प्रदेश से खरदुंगला पास से आ जाता है, लेकिन ये दोनों रास्ते साल में केवल 6 महीना चालू रहते हैं। बाकी के समय बर्फ के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है। तब यहाँ पे केवल एयर मेंटेनेंस ही किया जाता है। लेकिन अभी कुछ नए रास्ते बन रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे इस एरिया के अंदर जो रास्ते बंद हो जाते हैं 5-6 महीना साल में, उससे जब बंद का समय काफ़ी कम होने की उम्मीद है। और जब जोजिला टनल बनेगी तो रास्ता और अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि हमारी नॉर्दर्न कमांड लद्दाख जो हमारा कश्मीर का एरिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 14 कोर जिसके बारे में हमने बात की हुई है लद्दाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस एरिया के अंदर जो फॉर्मेशंस थे उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर हमारे जो डिप्लॉयमेंट थी इसके अंदर 16 बिहार भी एक बटालियन थी जो इस बॉर्डर का रक्षण कर रही थी। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है ये कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए है, हाइट तो ज़्यादा है ही, हाइट ज़्यादा है इसलिए प्राणवायु की प्रॉब्लम है, प्राणवायु की प्रॉब्लम है इसलिए आदमी की जो एफिशिएंसी होती है ये बहुत कम हो जाती है। आपको 3 स्टेज का एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि 9000 फीट पे जाने के बाद 6 दिन का आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। उसके बाद फिर आप 11000 फीट के ऊपर जाते हो, वहाँ पर भी आपका 6 दिन का एक्लिमेटाइजेशन होता है, जिसे सेकंड स्टेज एक्लिमेटाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद आप 13000 फीट के ऊपर जाते हो, वहाँ पर भी 6 दिन आप लड़ाई की तैयारियाँ करते हो, और उसके बाद ही जो 15-16 हजार फीट का जो भाग है वहाँ पे आप लड़ाई करने के लिए कामयाब माने जाते हैं। सब जीरो टेम्परेचर है, हवामान बहुत हार्श है, 6 महीना बर्फ पड़ता है, बर्फ 20 फीट 25 फीट 30 फीट इतना होता है। एवलांच वगैरह आना इस इलाके में एक आम बात है। और यहाँ की पहाड़ियाँ इतनी सख्त है कि लद्दाख की एक बड़ा मोटो है। लद्दाख के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पे लद्दाख में जो लोग आते हैं या तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या बहुत बुरे दुश्मन होते हैं, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट एरिया में कोई भी आना नहीं चाहेगा। तो यही एरिया है जहाँ पे जो डोंगर की रिज लाइन है ये बहुत नैरो है। ट्री कवर यानी कि पेड़ वहाँ पे 9000 फीट के ऊपर होते ही नहीं है। ऑक्सीजन ये बहुत ही कम होता है। यहाँ पे हवा ठंडी होने के कारण और ऑक्सीजन कम होने के कारण एक सोल्जर की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। और इस इलाके में टेक्नोलॉजी यानी तंत्रज्ञान इसका इस्तेमाल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे सोल्जर्स जो गुड ओल्ड सोल्जरिंग है, जो लड़ने का पुराना तरीका है कि सोल्जर्स लीडरशिप, यही यहाँ पे ज़्यादा काम में आ जाता है। जो यहाँ की लड़ाई है वो प्लाटून कंपनी बटालियन लेवल के ऊपर होती है। लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है यानी कि एम्यूनिशन का मेंटेनेंस, खाना पीना पानी, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे पहले आपकी जो बड़े ट्रक्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद खच्चर का इस्तेमाल होता है, उसके बाद पोर्टर्स या याक्स का इस्तेमाल होता है, इसके बाद सोल्जर्स अपना सामान अपने पीठ पे ले जाते हैं। तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे लड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। केवल टफ सोल्जर्स ही है जो यहाँ पे लड़ सकते हैं। और आज इंडियन आर्मी की एक कैपेबिलिटी है कि हमारे सोल्जर्स बहुत टफ है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ये इनको वीर चक्र मिला था अपने कारगिल लड़ाई के अंदर। हमारे जो कोर कमांडर वहाँ पे थे, वहाँ पे जो GOCs थे, ब्रिगेड कमांडर थे, बहुत ही एक्सपीरियंस थे। और जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल बाबू इस लड़ाई में थे वो भी एक बहुत ही कामयाब और उम्दे तरीके के ऑफिसर थे। इसलिए इन्होंने चाइना को एक बाद में सबक सिखाया। चाइना को ये गलवान की लड़ाई कैसे हुई, 16 बिहार ने लड़ाई कैसे लड़ी, बिहार रेजिमेंट ने इसके पहले कितने अच्छे काम किए हैं, इसके बारे में मेरे सहयोगी
लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी आपको बताएंगी। इसके सिवा एक शॉर्ट फिल्म सावरकर स्मारक ने की हुई है, इसके अंदर भी आपको इस कठिन परिस्थिति का पता लग जाएगा। लेकिन अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई चाइना के साथ चल रही है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी यह काफ़ी साल चलेगी, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि हमारा देश एक कॉम्पिटिटर बन के उनके सामने आगे आ जाए। तो इसलिए देश की जो जनता है उन्होंने आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ा रहना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। और ख़ास तो मीडिया का काम इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बैड न्यूज़ और जो देते रहते हैं वो उन्होंने देना नहीं चाहिए। कि जब लड़ाई होती है गलवान की हो या पैंगोंग लेक की हो, ये कोई T20 क्रिकेट मैच का सब्जेक्ट नहीं है जहां पर आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री मिल जाएगी। लोग ये मीडिया वाले पूछते रहते क्या हो रहा है, अरे आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाएगी क्योंकि इससे हमारा प्लान धोखे में आ सकता है। लड़ाई चल रही है तो ये जो हंगर फॉर इंफॉर्मेशन है मीडिया की, वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये रुकना चाहिए। और आजकल बहुत सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स हो गए हैं, वो सर्विंग सोल्जर्स को एडवाइस देते हैं आपने इस प्रकार से लड़ना चाहिए, उस प्रकार से लड़ना चाहिए। सैटेलाइट फोटो में से हमें चाइना की बैरक नज़र आ रही है, चाइना के टैंक रनगाड़े, चाइना के टैंक नज़र आ रहे हैं। मैं आपको उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी की लीडरशिप बहुत कामयाब है, हमारी बटालियन लेवल की ये लीडरशिप अच्छी है, हमारे सोल्जर्स बहुत टफ है, बहुत शूर है, बहुत देशभक्त है, हमारी जूनियर लीडरशिप बहुत अच्छी है। तो इनको इस प्रकार की जो टीवी स्टूडियो की जो एडवाइस होती है उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको अपना काम करने दो, वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, इसके बारे में किसी के भी मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट में मैंने इतनी ही बोलने की कोशिश की कि जो ईस्ट लद्दाख में ये जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ 5 मई को, और जो अभी भी 2 जगह पे वो उन्होंने हमारे एरिया के अंदर इंट्रोजन किया ही हुआ है, ये चलेगा। तो हमें लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। हमें हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे जो बटालियन कमांडर्स है, इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये बिल्कुल देश की रक्षा करने में बहुत ही कामयाब है। तो अभी मैं रुकता हूँ और जो आगे वाला जो फंक्शन का जो आगे वाला हिस्सा है इसके लिए हैंड ओवर करता हूँ श्रीमती मंजरी मराठे को। जय हिंद।